दोस्तों, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ये चर्चा की कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। फिर बात आई कि जो सबसे पहला प्रकार होता है वो रेगुलर डिटर्मिनर्स होते हैं और रेगुलर डिटर्मिनर्स के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं, इनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। उसी दरमियान आपने कर्नल सेंटेंस से संबंधित बातें भी सीखी। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग सारे डिटर्मिनर्स के प्रयोग सीखेंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि एक लंबा चैप्टर है, इसको बड़े प्यार से, जैसे आप क्लास में बैठ के एक एक चीज को पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही आनंद लेके पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। आप इसको समाप्त करिए, सीखिए, देखिए। तो रेगुलर डिटर्मिनर्स का क्लासिफिकेशन आपने किया कि इसमें आर्टिकल्स आते हैं, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं, इसमें जेनिटिव्स आते हैं, या पजेसिव्स भी आप उनको कह सकते हैं। जेनिटिव्स को आप पजेसिव भी कह सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रकार है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आर्टिकल। ARTICLE, आर्टिकल। एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से ढेर सारे सवाल आते हैं, और आर्टिकल्स का प्रयोग सीखने पर आप नाउन्स के प्रयोग, एडजेक्टिव्स के प्रयोग, एडवर्ब्स के प्रयोग और डिटर्मिनर्स के प्रयोग भी सीख पाएंगे। तो हम इसको शुरू करने चल रहे हैं, और जैसा मैं आपको पहले ही बताया कि सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हर सेशन को बहुत प्यार से और तन्मयता के साथ देखिएगा और एक एक को जोड़ के पढ़िएगा। वैसे भी जो मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी वो जानते हैं कि इंटर रिलेट करके पढ़ाने की आदत है मेरी, ठीक है। अब आर्टिकल को पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। तो आर्टिकल को पढ़ने के कुल 3 स्टेप हैं। हम इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप है व्हाट टू यूज। व्हाट टू यूज में हम ये सीखेंगे कि हम ए और एन को लेकर परेशान रहते हैं, कहां पे ए का प्रयोग करें, कहां पे एन का प्रयोग करें, इसकी चर्चा होगी कि ए और एन में से किसका प्रयोग किया जाए। दूसरा स्टेप है हाउ टू यूज। अब हाउ टू यूज में हम ए और एन की पोजीशन की बात करेंगे कि जो ए और एन वाक्य में आते हैं, तो इनकी पोजीशन शिफ्ट होती रहती है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के आने के साथ। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि कहां पर ए रहेगा अगर उसके साथ अन्य डिटर्मिनर्स आते हैं तो। और तीसरा व्हेन एंड वेयर टू यूज। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यही आपको सबसे अच्छे से समझना है, क्योंकि अक्सर आप परेशान होते हैं कि यहां पर आर्टिकल अभी आया, अभी यहां आर्टिकल हट गया, अभी यहां पे द आया, अभी यहां पे ए आ गया, अभी यहां पे एन आ गया। तो ये these three steps are important to understand the articles and to know how to use them in our sentences. What to use, how to use, when and where to use. Okay? तो आइए पहले स्टेप की ओर चलते हैं। अब आपको ये बताया गया होगा कि आर्टिकल्स ए, एन और द, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। इन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और ये डेफिनिट होता है। तो इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो पहले स्टेप में हमें इनके बारे में सोचना है। इस बात को लेके तमाम विद्यार्थियों को परेशानी होती है कि हम कब ए का प्रयोग करें और कब एन का प्रयोग करें। तो आइए सबसे पहला स्टेप कि हम ए और एन का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पहले एक चीज समझनी पड़ेगी।
हम जब किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके अल्फाबेट की बात करते हैं। अल्फाबेट, वर्णमाला, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। आप इनको लेटर्स अथवा साउंड्स कह सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स या साउंड्स। अच्छा, आपको एक बात समझनी है, मैंने यहां पे अल्फाबेट लिखा है, अल्फाबेट्स नहीं। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है एरर में। आप समझिए, देखिए ALPHABET, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। इस अंतर को पहले समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है जानना। और जब आप कहते हैं ALPHABETS अल्फाबेट्स, तो इसका मतलब हो जाता है भाषाएं, लैंग्वेजेस। ये अंतर भी ध्यान रखिएगा, इसलिए कभी भी आप अल्फाबेट्स मत कहिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, एक एस लगने से इस शब्द का अर्थ बदल गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स या 26 साउंड्स होते हैं। अब जब मैं साउंड्स कह रहा हूं तो आपके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आप समझिए, जिसको आप हिंदी में अक्षर कहते हैं, उस अक्षर को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। हिंदी में ध्वनि, अंग्रेजी में साउंड। अब इन्हें हम साउंड क्यों कहते हैं, जरा इसकी चर्चा भी हम लोग कर लें। आप देखो जरा, आप जब लिखते हैं ये जो क, ख, ग, घ, ङ या A, B, C, D, E या अ, आ, ई, तो ये बेसिकली क्या है? ध्वनि है, साउंड्स हैं। और इन साउंड्स को हम एक सिंबल के द्वारा दिखाते हैं। हम जो लिखते हैं वो सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स को हम जब बोलते हैं तो साउंड बन जाते हैं। हर साउंड का एक सिंबल है। आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आप हिंदी में कहते हैं क, इंग्लिश में आप लिखते हैं के, ठीक है। आप अगर बंगला में चले जाएं तो वहां लिखते हैं क, और अगर आप भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी में जाएं तो वहां लिखते हैं क। आप जरा ध्यान से देखें, ये भी क है, ये भी क है, ये भी क है, ये भी क है। ये चारों अलग अलग भाषाओं से जुड़ी हैं। सबका साउंड एक जैसा है लेकिन सिंबल अलग अलग है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप कहते हैं हिंदी में म, अंग्रेजी में एम, बंगला वाले लिखते हैं म, और आप अगर ब्राह्मी लिपि में जाएं तो ब्राह्मी में आपको म ऐसे मिलता है। अब देखिए सिंबल है, आप देख रहे हैं चेयर्स, एक गिलास की तरह मध्य में म आता है, ये सिंबल बनाया गया। ये भारत की प्राचीनतम लिपि है। आप हिंदी में कहते हैं ग, अंग्रेज कहते हैं ग, बंगला में जाएंगे तो ग, और अगर आप ब्राह्मी लिपि में जाएं तो वहां आपको ग ऐसे मिलेगा। आप देखें ये सारे सिंबल्स अलग अलग हैं लेकिन सबका साउंड एक जैसा है। ये भी ग है, ये भी ग है, ये भी ग है, ये भी ग है, ये भी म है, ये भी म है, ये भी म है, ये भी म है, ये क क क क क। तो ये जो लिखा गया है ये सिंबल है, और इस हर सिंबल के पीछे एक साउंड है जो कॉमन है। इसलिए अगर हम अक्षरों को कहें कि अक्षर ध्वनि हैं या ध्वनियां ही अक्षर हैं तो कोई उसमें असंगत बात नहीं होगी। आप लेटर की परिभाषा जब पढ़ेंगे तो वहां अक्षर की परिभाषा ही मिलती है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ठीक। साउंड जो होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। लेटर क्या है, अक्षर क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो साउंड की सबसे छोटी इकाई। तो आप इस बात को पहले समझें, ध्वनि को ध्यान में रखिएगा, साउंड को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से आप ए और एन के प्रयोग को समझ पाएंगे।
तो ये जो साउंड हैं या अक्षर हैं हर वर्णमाला में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, बांग्ला में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर्स या साउंड्स? 26। अब इस 26 लेटर्स को हमने दो भागों में बांटा, एक वॉवल और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये 26 लेटर्स दो भागों में बढ़ जाते हैं। अब वॉवल्स की बात है तो ये 5 जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स जो बाकी 21 बच गए, क्या? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और ये 5 वॉवेल्स हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको कोई कहे कि वॉवेल्स 5 और 7 तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो Y और W है इन्हें हम सेमी वॉवल्स के रूप में जानते हैं। अब ये सेमी वॉवल्स कैसे, क्या, कब, इसकी चर्चा आगे होगी, साउंड के हिसाब से हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए बेसिक बात कि 26 लेटर्स, इन 26 लेटर्स में 5 वॉवल्स, बेसिकली मूलतः 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये इसलिए समझना जरूरी है साहब कि आप जब तक वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को नहीं समझेंगे तब तक ए और एन के प्रयोग को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, आपको एक बात और समझनी है कि कोई पूछे कि ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के विभाजन की आवश्यकता क्या पड़ी, ऐसा क्यों किया गया, तो आप सिंपल सा आंसर दीजिएगा। जैसे हिंदी में बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, वैसे ही इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में जब तक कोई वॉवल नहीं आता, केवल कॉन्सोनेंट को मिलाकर हम कोई शब्द नहीं बना सकते। केवल कॉन्सोनेंट से कोई शब्द नहीं बनता। अब जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो शायद आपको लगे कि साहब एक क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप शायद इस पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये देखें, क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई। अब कोई कहे कि इसमें कहां वॉवल्स आए हैं, इसमें तो तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट है, तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट। तो अब शायद कोई ऐसा कहे तो आपको उस पर हंसी आएगी, मुझे लगता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने साउंड की बात की कि साउंड इंपॉर्टेंट है, हम जो मुख से बोलते हैं। आप देखो, क्राई, आपके मुख से अंतिम साउंड क्या निकल रहा है? आई। देखो, ड्राई, स्काई, फ्लाई, आपके मुख से अंतिम साउंड क्या निकल रहा है? आई। और आई क्या है? वॉवल है। इसलिए इस वाई को, इस डब्ल्यू को हम सेमी वॉवल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साउंड कभी कभी वॉवल जैसा भी होता है, कभी कभी ये ई या आई जैसा साउंड करते हैं। ओके, तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या कि हम कोई भी अंग्रेजी का वर्ड लिखेंगे तो उसमें या तो सीधे डायरेक्टली कोई वॉवल आएगा या उस वॉवल का साउंड आएगा, अर्थात बिना वॉवल साउंड के हम इंग्लिश में केवल कॉन्सोनेंट की सहायता से कोई शब्द नहीं लिख सकते। इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया। ठीक, अब हम लोग अपने मूल मुद्दे पे आ जाएं, ए और एन के प्रयोग की बात। आप इस बात को समझ गए कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी अल्फाबेट में जो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं या 26 साउंड्स होते हैं, उन्हें हम
वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के रूप में देखते हैं या बांटते हैं या विभाजित करते हैं। अब देखो जरा, अब इसी बेस पर कि शब्दों को बनाने के लिए कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का प्रयोग होता है, हम ए एन के प्रयोग की, व्हाट टू यूज, क्या यूज करें, ए की एन, इसके नियमों की ओर चलते हैं। अब बहुत आसान है, छोटे छोटे नियम है, आप आसानी समझ सकते हैं। सबसे आसान नियम क्या है? सबसे पहला नियम कि अगर किसी शब्द का, मैं किसी शब्द की बात कर रहा हूं, आप ये सोच रहे हो कि सर जी आर्टिकल तो नाउन्स के साथ आते हैं, तो फिर सर जी ये नहीं करें कि अगर किसी नाउन का मैं शब्द क्यों कह रहा हूं, मैं वर्ड क्यों कह रहा हूं। इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे पहले समझिए। कहानी ये है कि जो आर्टिकल्स आप प्रयोग करते हैं ये रेगुलर आर्टिकल्स हैं, और हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या चर्चा किया था कि आर्टिकल एक डिटर्मिनर है और रेगुलर डिटर्मिनर है। रेगुलर डिटर्मिनर के साथ साथ पोस्ट और प्री डिटर्मिनर्स भी हैं। इसका मतलब कि जो पोस्ट और प्री है उसका तात्पर्य क्या है कि वो डिटर्मिनर्स या तो रेगुलर डिटर्मिनर्स से आगे आते हैं या तो रेगुलर डिटर्मिनर्स के बाद में आते हैं, पोस्ट में आते हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आर्टिकल्स के पहले और बाद में भी कुछ चीजें आ सकती हैं, कुछ शब्द आ सकते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि जब मेरे बाद कोई शब्द आएगा तो मैं उसी के साउंड के अनुसार प्रयोग किया जाऊंगा। जैसे आप ए बॉय कहेंगे लेकिन आप एन इंटेलिजेंट बॉय कहेंगे। अब देखो, पहले उदाहरण में बी के साउंड को फॉलो किया गया, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में, दूसरे उदाहरण में इंटेलिजेंट में आई को फॉलो किया गया। बात समझ आ रही है? इसलिए हम उसकी चर्चा आगे और विस्तार से करेंगे। अभी आप ये समझिए कि अगर कोई शब्द है, कोई भी शब्द है जिसका पहला लेटर, पहला साउंड कॉन्सोनेंट है, पहला साउंड कॉन्सोनेंट है, अथवा उसका साउंड, उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट जैसी है। आई रिपीट, किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड, एनी वर्ड which begins with a consonant or it has a consonant sound, that word must be preceded by a। उसके पहले ए का प्रयोग होगा। इसके पहले एक बात और बता दूंगा आपको, मैं बार बार एक शब्द कहूंगा प्रीसीड और एक शब्द कहूंगा फॉलो, ये बार बार आएगा। तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, और फॉलो का मतलब होता है बाद में आना। इन चीजों का ध्यान रखिए। आप कहते हैं कि ए बॉय, यहां पर ये जो ए है इस बॉय को प्रीसीड कर रहा है, और ये बॉय जो है उस ए को फॉलो कर रहा है। जब कहते हैं कि गुड फॉर्च्यून, तो आप इस बात को समझिए, यहां पर गुड फॉर्च्यून को प्रीसीड कर रहा है, उसके पहले आ रहा है, और फॉर्च्यून गुड को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके बाद आ रहा है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं दोहराता हूं कि जब किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा या उसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा होगा, तो वहां पर आप ए का प्रयोग करेंगे, एन का नहीं। ठीक, ए का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे हॉर्स, आप कहेंगे टीचर, आप कहेंगे बॉय, आप लिखेंगे टेबल, एटसेट्रा। आप समझ रहे हैं? इन सभी शब्दों के पहले देखिए ए का प्रयोग हुआ, क्योंकि पहला अक्षर एच है, कॉन्सोनेंट है। टीचर का टी कॉन्सोनेंट है, बॉय का बी कॉन्सोनेंट है, टेबल का टी कॉन्सोनेंट है। यहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसके दूसरे हिस्से में कि शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट ना होकर उसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा हो। जब कह रहा है कि साउंड कॉन्सोनेंट जैसा हो, अर्थात जाहिर सी बात है कि वहां जो साउंड आएगा, जो अक्षर आएगा, जो लेटर आएगा, वो होगा तो वोवल, लेकिन उसका साउंड होगा कॉन्सोनेंट जैसा।
अब यहीं पर आपको सावधान रहना है। आप बहुत से ऐसे शब्द ले सकते हैं, जैसे देखिए UEULOGY यूलोजी, अथवा UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, अथवा EUROPEAN यूरोपियन। अब देखिए इसे UNIQUE यूनिक पर्सन। आप देखें, ओके। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए जरा, इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए। इन सभी शब्दों में खास बात क्या है, इसका पहला अक्षर EU, एक कौन कहे, दो दो यहां पे वॉवल्स आए हैं। यहां देखिए U वॉवल है, EU वॉवल है, U वॉवल है, ये सभी के सभी वॉवल हैं। लेकिन जब इनका आप उच्चारण कर रहे हैं तो इनका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट जैसा है। जैसे उदाहरण के लिए आप कह रहे हैं यूलॉजी, यूलॉजी, इसको लिखिए हिंदी में, तो आप कहेंगे यूलॉजी। अब देखो जरा, इसका पहला अक्षर कैसा हुआ, य, र, ल, व। देखिए हिंदी में ये व्यंजन है। आप जब इनको पढ़ें, सिंपल सा तरीका सीख लीजिए। अगर आप किसी शब्द को पढ़ रहे हैं और उसका उच्चारण करते समय उसका जो पहला साउंड है वो हिंदी की वर्णमाला क से लेकर ज्ञ तक है, तो आप ए लगाइए, और अ से लेकर अ तक वो साउंड करे तो एन लगाइए। सिंपल सी बात। तो यहां पर सभी शब्दों का प्रारंभ देखिए, आरंभ देखिए, कॉन्सोनेंट की बजाय वॉवल से हुआ है। फिर भी आप कहेंगे ए यूलॉजी, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूनिक पर्सन। इन सब में ए आया, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन इनका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है। अच्छा, एक बात और आ सकती है यहां पर कि मैंने यहां पर यूलॉजी लिखा, यूलॉजी लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा, यूरोपियन लिखा, लेकिन यूनिक लिखते समय मैंने पर्सन लिख दिया। क्यों? क्योंकि यूनिक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल आता नहीं। आर्टिकल तभी आएगा जब वहां पे कोई ना कोई नाउन होगा। तो जब आप किसी एडजेक्टिव को लेकर आएंगे तो उस एडजेक्टिव के साथ जब तक कोई नाउन नहीं आएगा तब तक आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप अगर ए यूनिक केवल लिखते हैं तो यह गलत होगा। अगर आप केवल एन ऑनेस्ट लिखते हैं तो ये रॉन्ग होगा। आपको लिखना होगा क्या, एन ऑनेस्ट मैन। अब ये सही है, ये रॉन्ग है। तो ध्यान रखना है कि केवल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल उसी एडजेक्टिव के साउंड को फॉलो करेगा, लेकिन आर्टिकल तब तक नहीं आएगा जब तक कि वहां पर कोई नाउन ना आया हो। तो पहला नियम आपने क्या सीखा? पहला नियम यह सीखा कि जब भी किसी शब्द का पहला साउंड, पहला लेटर, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है, या हो सकता है कि वहां पे कोई वॉवल आया हो लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा हो, तो हम आंख मूंद कर ए का प्रयोग करेंगे। इनके साथ भूल के भी एन का प्रयोग मत करिएगा। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं। अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं। आप लिस्ट बनाएं, खोजें, और कहीं भ्रम होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और पूछें, ठीक। तो ये शुरुआत हुई। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि धीरे धीरे मैं अब क्लास की तरह पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं, कुछ भी यहां प्रोफेशनल नहीं, आराम से। नेक्स्ट सेशन में हम ए एन के बाकी नियमों को सीखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा सहयोग करिए। इस लॉकडाउन में परेशानी है, क्लास का मजा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप क्लास जैसा अनुभव ही करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।